हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि किस प्रकार भारतीय हिंदू युग का आरंभ हुआ और उसके साथ साथ रीति काल के अंत के बाद सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना के स्तर पर रचनाएं होना आरंभ हुआ। आज हम देखेंगे किस प्रकार खड़ी बोली में निबंध और उपन्यास की नई विधा का आरंभ हुआ। जब हम 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली पर आधारित हिंदी गद्य के विकास की बात करते हैं तो भारतीय हिंदू युग के संदर्भ में राम शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तक नाटकों से हुआ। इसकी जरूरी प्रतिवाद करते हुए बचन सिंह ने लिखा है कि विलक्षण बात तब होती है जब परिवर्तन नाटकों से ना होता। वास्तुतः भारतीय हिंदू युग से पहले का हिंदी साहित्य रीतिकालीन प्रवृत्तियों से युक्त दरबारी कवि अधिक थे, जो समाज की व्यापक समस्याओं का कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। भारतीय हिंदू युग ने हिंदी साहित्य को नवजागरण की चेतना के साथ साथ विविध सामाजिक समस्याओं से जोड़ा। नाटक लोक जागरण का एक सशक्त माध्यम है। भारतीय हिंदू युग रचनाकारों ने युगीन चेतना को प्रकट करने के लिए नाटक की विधा का खूब प्रयोग किया है। विधा के विकास के रूप में नाटक का पुनर्प्रचार भारतीय हिंदू युग के अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि भारतीय हिंदू युग में नाटक प्रस्तुत करने के लिए कई बार भारतीय हिंदू मंडल के कवियों ने भी उस नाटक को स्वयं जन स्वयं सबके सामने प्रकट किया है, जिससे हमें पता चलता है कि नाटक के माध्यम से वह सामाजिक समस्याओं को आम जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें जागरूक करना चाहते थे। खड़ी बोली में रचित पहला नाटक को लेकर आज भी विवाद होता है। इसके संदर्भ में विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद ने नहुष, राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला आदि की चर्चा की जाती है। भारतेंदु ने काफी नाम में मौलिक नाटक लिखे हैं। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के नाटकों का अनुवादन भी किया है। उनके मौलिक नाटकों को एक तरफ अतीत का गौरवगान है तो तथा दूसरी तरफ सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। उन्होंने युगीन रूपी नई नाटक परंपरा भी शुरुआत की, जिसमें वह उस समय में घटित हो रही घटनाओं का या समाज में हो रहे शोषण का या जो कुरीतियां उस समय समाज में मौजूद थी उनको अपने नाटक और निबंधों के माध्यम से सबके सामने प्रकट करते थे। भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा में देश की तत्कालीन दशा को लेकर गंभीर चिंतन झलकता है। उन्होंने स्पष्ट परिलक्षित किया है कि अंग्रेज राज सुखत राज सब सजे सब भारी पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। इसमें इन्होंने अंग्रेजों की तरफ व्यंग करते हुए कहा है कि अंग्रेज राज बहुत ही सुखद राज है, जो कि सबके ऊपर बहुत भारी है, जहां देश के अंदर जो भी धन होता है वह बाहर चला जाता है, यानी कि इंग्लैंड या फिर यूरोपियन कंट्री में चला जाता है। इसके माध्यम से भारतेंदु जी इनडायरेक्ट वे से ड्रेन ऑफ वेल्थ की तरफ इशारा करते हुए इशारा करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने देश में उस समय जो रियासतें थी जो कि अंग्रेज ही रियासतों के साथ सेटलमेंट के थ्रू जुड़ी हुई थी, उनके ऊपर भी व्यंग करते हुए कहा है कि देशी रियासतों के कुछकों की झांकी है, जिसमें अंधेरे नगरी भारतेंदु का सर्वाधिक चर्चित नाटक है। इस तत्कालीन शासक व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग करते हुए लोक कथा और लोक रूप के बेहतरीन प्रयोग से उन्होंने विवेकहीनता को उजागर किया है, जिससे उन्होंने बताया कि सत्ता में रहते हुए राजा किस प्रकार अपने विवेकहीनता के कारण उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने आराम और अपने ऐश्वर्य को देखते हुए उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं जो अंग्रेजी शासक के द्वारा उन्हें आदेश दिए जाते हैं। रचनाकार भी नाटक के माध्यम से युगीन चेतना का प्रचार कर रहे थे। इससे हम पता चलता है कि भारतेंदु के साथ साथ जो अन्य रचनाकार थे उन्होंने भी उस समय में अनेक नाटकों की रचना की, जिसमें नाटकों के प्रति भारतेंदु युग साहित्यकारों का रचनात्मक झुकाव है। जब हम लाला श्री निवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, तिप्ता, श्रवण और सहयोगिनी स्वयंवर जैसे नाटकों की रचना की जो अत्यंत चर्चित हुए। प्रताप नारायण मिश्र ने कली केतु शीर्षक से नाटक लिखा। श्री राधाचरण गोस्वामी के दो प्रहसन, तनमन गोसाई जी के अर्पण तथा बूढ़े मुंह मुहासे उल्लेखनीय है। पहले प्रहसन में तो धर्म गुरुओं का छल और लीलाओं को उजागर किया है और बूढ़े मुंह मुहासर में उन्होंने पर नारीगमन के दुष्परिमाण परिणामों की तरफ रेखांकित किया है। इससे हम पता चलता है कि वो सिर्फ शोषण और देशभक्ति के अलावा सामाजिक
समाज में उस समय हो रही समस्या, जिसमें कि धार्मिक गुरुओं का या धर्म के नाम पर छलावा भी एक कुरीति थी, उसके तरफ भी उन्होंने उजागर किया है। साथ साथ बड़े मुहासे में पर नारीगरम के दुष्परिणामों को उन्होंने रेखांकित किया है। रचनाकार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य को समृद्ध करते हुए देश की सेवा कर रहे थे। भारतेंदु युग में प्राय सभी महत्वपूर्ण साहित्यकार स्वयं ही पत्र पत्रिका निकाल रहे थे। इस युग में 2 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिका निकाल निकाल रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी। इसमें साहित्य रचना के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय पर विचार और टिप्पणी होते थे। इस पत्रिका से उन्होंने विलायती कपड़ों को बहिष्कार की अपील की थी। इससे हमें पता चलता है कि उनकी चेतना कितनी उजागर थी, जो 1868 में भी स्वदेशी या विलायती या विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए अपील करते हैं, जिससे वो उस समय भारत में जो बुनकर या फिर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, उन्हें बचाने के लिए या उनके उनके व्यवसाय को पूर्ण रूप से समाप्त ना किया जाए, उसकी तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं और ग्रामीण गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित करते हैं। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका मासिक पत्रिका निकाली। हिंदी नए चाल में ढली, ऐसी घोषणा उन्होंने की। इसके बाद उन्होंने पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, जो 1874 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए बाल बोधनी नामक पत्रिका भी निकाली। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र निकाला। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। इसका संपादन उन्होंने 1872 में आरंभ किया था। अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए वो 33 वर्ष तक इन पत्रों को निकालते रहे। बच्चन सिंह के अनुसार देश प्रेम का जैसा उत्साह इन पत्रों में दिखाई देता है, वैसा अन्य कहीं और दिखाई नहीं देता। उन्होंने राजभक्ति और देशभक्ति का खिचड़ी ना पसंद थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन आनंद कादम्बनी नामक एक पत्रिका उन्होंने निकालते थे। उसके बाद नागरी नरीद नाम का पत्र भी निकाला। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी नीतियों का भांडाफोड़ किया और जो कर पीड़ित किसानों के कलेशों का वर्णन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यद्यपि गद्य कवि या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध उस गद्य की कसौटी है। उनके अनुसार भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। भारतेंदु युग ने निबंध का विकास अनिवार्य रूप से पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अपनी बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए भारतेंदु युग के कवि पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेते थे, जिसमें वह सामाजिक, राजनीतिक तथा समाज में उस समय घटित हो रही कुरीतियों के साथ साथ जो अन्य शोषण चल रहा था, उन सभी के ऊपर भी गहन विचार विमर्श कर अपनी राय प्रस्तुत करते थे। भारतेंदु युगीन साहित्यकार अपने सामाजिक राजनीतिक दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। विभिन्न विषयों पर वो अपनी विचारों को निबंधों के रूप में प्रस्तुत करते थे। निबंधों का विचारात्मक लेखन से गहरा संबंध है। भारतेंदु युग के रचनाकार जीवंत अभिव्यक्ति के धनी थे। रचनाकारों के व्यक्तित्व की छाप सीधे सीधे उनके निबंधों में उतरती है। उन्होंने उनके व्यक्तित्व की अनौपचारिकता, व्यंग विनोद, हास्य वृत्ति और मस्ती उनके निबंधों में स्वच्छंद रूप से दिखाई देती है। इससे हमें पता चलता है कि वह जीवंत अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने निबंधों में प्रस्तुत करने में सफल थे। भारतेंदु ने अनेक नाटक लिखे, जिसमें ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्य, असंख्यात्मक, भाषा परक, यात्रागमन, विचारात्मक आदि दिखाई देते हैं। उनके निबंधों में वैचारिकता, अंतविरोध भी शामिल है। उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा उनके निबंधों में दिखाई देती है। धर्म के संबंध में उनकी धारणा मूलतः प्रगतिशील है। देशभक्ति और राजभक्ति के बीच में उन्हें अंतर विरोध के स्वर में भारतेंदु के निबंध में हमें दिखाई पड़ता है। वे सभी धर्म और संस्कृति के मेलजोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया था। उनकी रचनाएं जो कि अंग्रेजी शासन काल के खिलाफ गहरी कसक रखती है, जो कि दिखाई पड़ती है। इन कविताओं में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कविता और पहेलियों के माध्यम से उन्होंने अमीर खुसरो की तरह मुकरिया और पहेलियां लिखने की कोशिश भी की है। जैसे सब गुरुजन को बुरा बतावत, अपनी खिचड़ी अलग पकावत,
भीतर तत्वना झूठ तेजी, क्यों री सखी साजन नहीं अंग्रेज। अपनी सब गुरुजन को बुरा बतावत, जो भी व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण को या फिर समाज में हो रही उस समय की परिस्थिति को प्रस्तुत करता है, उसे वो बुरा बताते थे और भीतर तक से झूठी तेजना को प्रस्तुत करते थे, जिसे जब हम देखते हैं कि नई नई नित तान सुनावत, अपने जल में जगत फसावत, नित नित करी हमें बल सुनावत, क्यों नहीं सकी साजन नहीं कानून। यहाँ उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लाए गए अलग अलग कानून, जो कि कभी प्रेस के ऊपर लगाए गए थे या पत्र पत्रिकाओं को बैन प्रतिबंधित करते समय, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कानून को यहाँ इस पहली के माध्यम से दिखाया है। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के ऊपर भी बल दिया है, जहां उन्होंने मैकाले की अंग्रेजी पद्धति में शिक्षा के विषय को भी बताया। जैसे अंग्रेजी पढ़ित के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रही हीन के हीन, निज भाषा उन्नति होए सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये के सूल। इसे हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के रचनाकार युगीन चेतना को व्यक्त करने के लिए नाटकों का माध्यम बनाया। नाटकों के प्रति उनका रुझान और अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतेंदु युग के साथ साथ उनके मंडल के अन्य लेखकों को जरूरत पड़ने पर स्वयं ही नाटक के पात्रों की भूमिका निभाते हुए या मंच पे उन्हें प्रस्तुत करते हुए देखा गया था। नाटक भारतेंदु युग के लेखकों के औजार थे। नाटक के अतिरिक्त भारतेंदु युग ने पत्र पत्रिकाओं को भी युगीन चेतना प्रसार करने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार बनाया था। जब 1871 में डब्ल्यू एथरिंगटन ने अपनी भाषा भास्कर नामक व्याकरण में यह मत दिया कि हिंदी के तत्सम शब्दों का प्रयोग करके उसे शुद्ध रूप में होना चाहिए। भारतेंदु युग के लेखक इस मत से स्वीकार नहीं थे, बल्कि 1900 ईस्वी के बाद बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग पर जोर दिया था। एथरिंगटन के आसपास ही लिखित अपने भाषा व्याकरण में आगरा के निर्मल स्कूल के अध्यापक मदन मोहन ने भद्दे और गवारू प्रयोगों को छोड़ने पर बल दिया है। उन्होंने उत्तम और मध्य पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूपों और हमको, हमने को, तुम्हें को गवारू और त्याज्य तथा औ और ए वाले रूपों को आवे, चाहिए, मुझे के प्रयोग को उचित बताया है। जैसा कि हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के में रचनाओं में देखने के लिए मिलता है, वहां उन्होंने ओ वाले रूप का प्रयोग किया है, जबकि बाल मुकुंद गुप्त ने उन्हें असाधु माना है। आर्थिक हिंदी या खड़ी बोली के मानकीय मानीकरण के इस आरंभिक प्रयास के बावजूद भारतेंदु युग के गद्य साहित्य की है प्रमुख चिंता है कि भारतेंदु और उनके युग के लेखकों का प्रमुख उद्देश्य हिंदी साहित्य, विशेषतः गद्य साहित्य को समृद्ध बनाना है। यह कार्य उन्होंने सफलतापूर्व किया भी है। नाटक, उपन्यास और निबंध विधा के विकास में भारतेंदु युग का योगदान अभूतपूर्व है। साहित्य पत्रिकाओं के प्रकाशन में भारतेंदु युग के लेखकों ने जो प्रयास किए वे तपस्या की कोटि के हैं। हिंदी गद्य के विकास के लिए इन सभी साहित्य धारणाओं और पत्रिकाओं का ऐतिहासिक भूमिका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तक नाटकों से माना जा सकता है। स्वयं भारतेंदु ने 1868 में ही बांग्ला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत विद्या सुंदर नाटक का इसी शीर्षक में छायानुवाद प्रस्तुत किया था। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती 1873 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 7 मौलिक और इतने ही अनुदित नाटक भी प्रस्तुत किए थे। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु के नाटक की विशेषता यह थी कि उनमें प्राय बोलचाल की शब्दों का की सहायता से नाटकीय भाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। इन नाटक में आए पद्य भाग में कहीं ब्रजभाषा, कहीं अवधी, कहीं खड़ी बोली और कहीं इनका मिश्रण दिखाई देता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारतेंदु को ना तो वह खड़ी बोली के इतने अधिक ज्ञाता, ना तो वह ब्रज और अवधी के ही इतने अधिक ज्ञाता थे, ना उस स्थल के रहने वाले थे। उसके बावजूद भी उन्होंने उन भाषाओं का प्रयोग अपने साहित्य रचना में किया और जिसमें वह पूर्ण रूप से सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। लोक भाषा की मिठास भारतेंदु के नाटक के पद्य भागों में देखने के लिए मिलती है। भारतेंदु ने गद्य को लोक भाषा के बहुत निकट पहुंचा है। कहीं कहीं तो उन्होंने व्याकरणिक रूप में ब्रज, अवधी और भोजपुरी से लिए हैं, पर ऐसे नाटकों को निम्न वर्ग पात्रों के संवादों से अधिक हुआ है।
पात्रों के अनुरूप यथार्थवादी भाषाओं का प्रयोग भारतेंदु को अद्भुत महारत हासिल है। मुसलमान पात्रों के संवाद के लिए उन्होंने अरबी फारसी शब्दों की गहरी छोक तथा बांग्ला पत्रों पात्रों की बांग्ला हिंदी भारतेंदु की रचना शक्ति का सुंदर उदाहरण देती है। सामान्य विशिष्ट शिष्ट पात्र हल्के अनुरूप में तत्सम शब्दों का मिश्रण के साथ साथ बोलचाल की मानक हिंदी का प्रयोग करते थे, जिस पुरानी हिंदी का कुछ प्रयोग भी मिले जुले होते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी की गद्य शैली को दो भागों में बांटा, जिसमें एक भावावेश की शैली और दूसरी तथ्य निरूपण की शैली कहा जा सकता है। इस हमें पता चलता है कि भारतेंदु जी द्वारा निर्मित किए गए निबंध और नाटकों में उनके पात्रों की भाषा वही मिलती थी जो आम जनमानस की भाषा थी। जैसा कि हमने देखा था कि 1857 के बाद गिलक्राइस्ट ने जब फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू जी लाल को हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा में रचनाएं करने के लिए कहा था, उसके बाद जो पढ़े लिखे वकील या फिर ऊंचे अधिकारी थे उनकी भाषा उर्दू थी। जो निम्न वर्ग के लोग थे वह मिली जुली भाषा का प्रयोग करते थे, या फिर जो पूर्ण रूप से मुस्लिम थे वह अरबी फारसी और उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग करते थे। उसी प्रकार हमने देखा था कि 1828 में या 1828 में जब भारत उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, उससे पहले 1817 में भी बांग्ला में जो कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, पर वह द्विभाषी थी, जिनमें बांग्ला और अंग्रेजी के साथ साथ कुछ शब्द हिंदी के भी देखने के लिए मिलते थे। इससे पता चलता था कि अहिंदी भाषी क्षेत्र होने के बावजूद भी उन क्षेत्रों में कुछ शब्द हिंदी के शब्दों का प्रयोग होता था। इसी प्रकार भारतेंदु ने अपने नाटकों को यथार्थवादी रखने के लिए और आम जनमानस से जोड़ने के लिए अपने नाटक में बनाए गए पात्रों की भाषा आम जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले उन्हीं व्यक्तियों की भाषा के समान रखी, ताकि वह उनसे जुड़ सके, और यही उनकी भाषा की सफलता है। जब हम उनकी भाषा की भाषा की प्राय वाक्य में बहुत छोटे होते थे, उनकी पदावली सरल बोलचाली की होती थी, जिसमें बहुप्रचलित अरबी फारसी के शब्दों भी कहीं कहीं पर कभी कभी बहुत कम आ जाते थे। यह चित्त के किसी साध्य शोभ की व्यंजना होते हैं। जब हम चिंतन के विषय में कुछ आवश्यक कहते हैं, वहां उनकी भाषा साधु और गंभीर हो जाती थी, वाक्य बड़े हो जाते थे पर अनुबंध जटिल नहीं होते थे। इस कथन के समर्थन में शुक्ल जी ने चंद्रावली नाटकिका और प्रेम योगिनी से उदाहरण लेकर कहा है कि कहीं कहीं तथ्य निरूपण और वास्तु वर्णन में भारतेंदु की भाषा में संस्कृत पदावली का बहुल्य मिलता है, पर शुक्ल जी के अनुसार यह उनकी असली भाषा नहीं थी। भारतेंदु युग में गद्य भाषा के विकास का सबसे सशक्त माध्यम निबंध बना। इसमें कोई दो मत नहीं है। हिंदी के सृजनात्मक और मौलिक चिंतन प्रधान निबंध लेखन का आरंभ भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं में ही आरंभ हुआ था। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि 1873-74 के आसपास आरंभ की थी। हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित बाबू हरिश्चंद्र के पांचवें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिकाल की सभा, बाबू तोताराम के अद्भुत अपूर्ण सपना, कार्तिक प्रसाद खत्री का रेल का विकट खेल आदि निबंध बहुत प्रसिद्ध है। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंध में स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कंकर स्त्रोत, ईश्वर का विलक्षण, पांचवें पैगंबर, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, खुशहाली लवे प्राण लेवे, वैद्यनाथ की यात्रा, लेखक और नागरी लेखक आदि महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग के निबंध साहित्य का विकास उस समय की पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। भारतेंदु युग के जीवन काल में लगभग 28 पत्र पत्रिका निकाले, जिसमें उन्होंने बिहार बंधु, भारत मित्र, हिंदू प्रदीप, आर्य दर्पण, उत्ति व्यक्ति, हिंदुस्तान, भारत जीवन आदि हिंदी गद्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। भारतेंदु के अतिरिक्त इस काल के निबंध लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख है। जब हम प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं तो उन्होंने ब्राह्मण नाम का पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें उन्होंने घूरे की लता बिन कनातन का ढोल बांधे, समझदार की मौत बताया, मनोयोग, वृद्धि भो आदि निबंधों का प्रकाशित किया था। यद्यपि प्रताप नारायण मिश्र निबंध लेखन में भारतेंदु को ही अपना आदर्श मानते थे, पर उनकी
भाषा और उनकी निबंध लिखने की तरीका अलग था। उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता उनके गद्य शैली के में पूर्ण रूप से परिलक्षित होती थी। विनोद प्रियता और उनके स्वभाव का अंग थी। अतः उनकी भाषा में व्यंग पूर्व वक्रता अनायास प्रकट होती थी। वे श्लेष और कहावतों की सहायता से दो निराली बातों को अप्रत्यक्ष ढंग से प्रस्तुत रखना चाहते थे और हास्य पद बनाकर उसे प्रस्तुत करते थे, जो उनकी भाषा की एक विशेषता थी। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाषा भंगी चलती है। उनकी भाषा में बसोड़ा वाली बोली का इतना रंग चढ़ गया है कि शुक्ल जी को उनमें पूर्वीपन का दोष दिखाई पड़ता है। पर डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु के युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी की जीवा को इतना नहीं चलाया होगा। अन्य किसी लेखक ने पाठक को इतना आत्मीय और इतना ज्यादा बातचीत नहीं की होगी जितनी प्रताप नारायण मिश्र ने की है। भारतेंदु युग ने अपने किसी की हिंदी ग्राम्य बोली इतनी अधिक निकट नहीं है जितनी प्रताप नारायण मिश्र की बोली ग्राम्य बोली के निकट है। मिश्र जी के व्यक्तित्व में मस्ती, फक्कड़पन और कहीं कहीं मुंहफटपन भी है, जो उनकी भाषा में भी छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका परिणाम हमें उनके निबंध समझदार की मौत में उल्लेखनीय होता है। जहां पर मिश्र जी का गंभीर विषयों पर लिखते हैं तो उनकी भाषा उसके अनुरूप संयुक्त और साधु हो जाती है और तत्सम शब्दों का अनुपात बढ़ जाता है और वाक्य की बनावट उछल कूदता वाली नहीं रहती। उदाहरण के लिए उन्होंने मनोयोगी शीर्षक निबंध देखा जा सकता है। जब हम भारतेंदु की भाषा की बात करते हैं तो भारतेंदु के नाटकों की भाषा में एक अत्यंत अन्य गुण हास्य व्यंग उत्पन्न करने वाली क्षमता थी। सामान्य बोलचाली के शब्दों में श्लेष, तुक और असंगति का समावेश करके वह नाटक की भाषा को आकर्षित और रोचक बना देते थे। बालकृष्ण भट्ट ने अपने हिंदी प्रदीप के सामाजिक और राजनीतिक नैतिक साहित्य अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं। उनकी भाषा उनके द्वारा चुने गए विषय के अनुरूप दो प्रकार की थी। रामविलास शर्मा के अनुसार उनकी उनमें शैलीनपन, फक्कड़ता और रसिकता नहीं थी, जो भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और राधा गोस्वामी आदि में थी। वो संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, अतः उनके लेख में तर्कशास्त्री का स्वर सर्वथा विद्यमान रहता था। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखते समय उनकी शैली में एक ऐसा खारापन आ जाता था जहाँ हास्य परिहास्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। संभव है कि संस्कृति के विद्वान होने की वजह से उनकी भाषाओं में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होता हुआ मिलता होगा और सामाजिक और राजनीतिक नैतिक साहित्य पे लिखने के कारण उनकी भाषा गंभीर हो गई होगी। उनकी भाषा के घेरे स्वयं और मित मित व्यतीत है। उसका उदाहरण हमें उनके साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है नामक निबंध है। उन्होंने उन्होंने अनेक मनोवैज्ञानिकों और विश्लेषणात्मक निबंध भी लिखे हैं। उदाहरण के लिए माधुर्य और आशा, जिसकी भाषा सम समासारभिक, ठोस तथा तर्कमूलक होने के साथ साथ लोक जीवन में प्रचलित जीवित शब्दों से भरपूर है। विचार प्रधान निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने अपने युग के प्राकृतिक के अनुरूप अनेक आत्म परम निबंध भी लिखे हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि प्राकृतिक के विवरण करने में या प्राकृतिक के माध्यम से यथार्थवाद की व्यवस्था को प्रस्तुत करना भी भारतेंदु युग की एक विशेषता थी, जिसमें उनकी सहृदयता की झलक देखने को मिलती है। उनके ऐसे निबंधों में खटका, आंख, कान, नाक, कल्पना आदि उल्लेखनीय है। इन निबंधों में उनकी गद्य शैली सहज, तनावन्मुक्त। वे भी प्रताप नारायण मिश्र की तरह कहावतें और मुहावरों का प्रचुर प्रयोग करते थे। शुक्ल जी के अनुसार व्यंग और वक्रता उनके लेखों में गंभीर रहती थी और वाक्य विनाश बड़े बड़े शुक्ल जी के अनुसार व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भरी पड़ी है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। भट्ट जी ने भी प्रताप नारायण मिश्र की तरह लोक जीवन के शुद्ध शब्दों और मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया है। स्वाभाविक है कि शुक्ल जी को उनकी भाषा में पूर्वीपन का दोष देखने के लिए मिलता होगा। भारतेंदु युग के निबंधकारों में राधाचरण गोस्वामी का भी उल्लेखनीय स्थान है। इन्होंने यमलोक की यात्रा नामक निबंध भारतेंदु युग, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि के निबंधों के समान ही शैली वैचित्र्य का एक सुंदर नमूना है। इसमें एक सपना देखते हुए वह वर्णन करते हैं कि इस निबंध में अपने समय की स्थितियों का गहरा और तीखा व्यंग किया है। समकालीन राजनीतिक दमन
सामाजिक दुराचार, काले गोरे का भेद, मारवाड़ियों की दुकान, यमलोक की पौराणिक कल्पनाओं आदियों पर इस निबंध के करारा व्यंग किया गया है। निबंध की भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, हास्य व्यंग की चाशनी में सरोवर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस निबंध को जन साहित्य का सुंदर उदाहरण मानते हैं। उनके अनुसार भारतेंदु ने यदि अपने निबंध अद्भुत अपूर्ण स्वप्न में काटकर से खोलकर दिखाया है तो उनकी तलवार से भरपूर करावार किया है, जिसके बारे में कोई दुविधा नहीं है। शैली वैचित्र्य की दृष्टि से बद्री नारायण चौधरी का भी गद्य वैशिष्ट्य लिया हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वे गद्य रचना के एक ऐसे काल के रूप में ग्रहण करने वाले लेखक थे जो और कभी कभी ऐसे पेचीदा मजूम बांधते थे कि पाठक उसमें उलझ कर रह जाता था। शुक्ल जी के अनुसार उनकी भाषा अनु अनुप्रासमय और चहचलाती हुई होते हुए भी व्यर्थ के आडंबरों से मुक्त थी। इससे हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का सूत्रपान वास्तविक रूप से भारतेंदु युग से ही हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य और खड़ी बोली गद्य के प्रवर्तक थे। भारतेंदु युग की कविताओं के भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा थी, लेकिन वह रीतिकाल ब्रज भाषा होते हुए भी उस युग की चेतना में बदल गई और उसमें जुड़ गई। इस युग के नाटकों में प्रचलित साहित्य इतिहास में ऐतिहासिक महत्व है। इस युग में निबंध और आलोचनाओं का विकास का आरंभिक दौर से लेकर पूर्व पाठकों तक का पूरा दौर पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसरकारी।